हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें हमें वर्ग 18 के तत्व का अध्ययन करना है। ठीक है, वर्ग 18 के तत्व का अध्ययन करना है। इसमें इसके भी बहुत सारे नाम होते हैं, जिसमें पहला इसका उत्कृष्ट गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, और इसका एक और नाम होता है जिसको हम नोबेल गैस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? नोबेल गैस कहते हैं। तो वर्ग 18 के तत्व के बारे में हमको आज अध्ययन करना है। आप आवर्त सारणी पढ़े होंगे तो उसमें वर्ग 18 के तत्व में इसे उत्कृष्ट गैस और अक्रिय गैस भी कहा जाता है। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन तत्व को आवर्त सारणी में वर्ग 18 में रखा गया। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ग 18 में टोटल कितने तत्व हैं। तो इसमें 5 तत्व हैं। कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन। इसमें एक और तत्व होता है जिसको बोलते हैं एस्टेटिन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। अभी हमें कितना पढ़ना है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रखा गया है। इसके बाहरी कक्षा पूरी भरी रहती है, अतः संतृप्त होती है, इसीलिए यह तत्व क्रिया नहीं कर पाते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए, हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये पूरे के पूरे क्या करते हैं? कवर किए रहते हैं, यानी इसकी बाहरी कक्षा जो होती है ना पूरे के पूरी भरी रहती है, जिसके कारण ये क्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए इसे अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। जैसे अगर आपको बता दिया जाए कि ये इनका ब्रातम कक्षा पूरा कैसे रहता है। ठीक, तो ब्रातम कक्षा पूरा ऐसे रहता है। देखिए, अगर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इसके पहला कक्षा 2 है, तो ये भी क्या हो गया? पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अगर वहीं आर्गन की बात करें तो आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, तो 2, 8 और कितना आ जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये भी पूरा का पूरा भरा हुआ है। और हमारे जो न्यूज़ बोर्ड थे उन्होंने बताया था कि इसके बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। तो ये उत्कृष्ट गैस है ना, तो अपने जितने भी बारहतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण रूप से भरा होता है, जिसके कारण ये तत्व क्या कहते हैं? दूसरे तत्व से क्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। इसे शून्य वर्ग में रखा गया है। यानी जब आधुनिक आवर्त सारणी 2 प्रकार की थी, एक आधुनिक आवर्त सारणी, एक आवर्त सारणी। ठीक है, तो जब आवर्त सारणी जब बना था, मेंडलीव ने बनाया था, उस समय यहाँ जो उत्कृष्ट गैस है ना, या वर्ग 18 के तत्व हैं उत्कृष्ट गैस है, इनका निर्माण नहीं हुआ था। अब निर्माण नहीं होने के कारण इनके लिए कोई वर्ग नहीं बताया था, और उसमें निश्चित कर दिया गया था कि इसमें जो वर्गों की संख्या होगी 1 से 8 तक होगी। तो कुछ समय बाद जब उत्कृष्ट गैस का निर्माण हुआ तो उसे कहाँ रखा जाता है, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने आवर्त सारणी में एक 0 वर्ग बनाया या शून्य वर्ग बनाया। तो उस समय शून्य वर्ग में उत्कृष्ट गैस को रखा गया। रेडॉन को छोड़ के सभी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं। यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कौन ऐसे उत्कृष्ट गैस है जो वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे रेडॉन है ना, रेडॉन, आर्गन, रेडॉन, यही एक वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं, बाकी सब उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं। और सभी उत्कृष्ट गैस को अगर मिला दिया जाए तो सभी उत्कृष्ट गैस को मिलाने के बाद वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा 1 होती है। ठीक है, अब रेडॉन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो रेडॉन की उत्पत्ति रेडियम से हुआ है। रेडॉन किससे उत्पन्न हुआ है? रेडियम से। और रेडियम क्या है? एक धातु है। ठीक है, धातु है, और ये गैस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे ना, तो अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी यहाँ पे ये जो है ना बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, तो NH2 और NP6 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हीलियम का 1s2 होता है, और नियॉन का यहाँ पे देखिएगा NH2, यहाँ जो N है ना वो हमेशा क्या होता है? चेंज होते रहता है। तो यहाँ NH2 और NP6 देखिएगा, लास्ट में जो यहाँ पे सिर्फ N बदल रहा है। जैसे जैसे उसके जो वर्गों की आवर्तों की संख्या बदल रही है ना, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ना आवर्त की संख्या बदलती है, जिससे इनके ब्रातम कक्षा में जो N का मान है ना वो चेंज होते रहता है। ठीक है, वैसे ही जेनॉन का भी है, क्रिप्टॉन का भी है और आर्गन का भी है। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग से पढ़ना होगा ना, तो
मेरे प्लेलिस्ट में इसको पढ़ लीजिएगा। आयन एंथैल्पी, आयन में अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनकी आयन एंथैल्पी का मान बहुत अधिक होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयन एंथैल्पी क्रमिक रूप से घटते रहता है। अब ये आयन एंथैल्पी क्या होता है? तो आयन एंथैल्पी तत्व का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा होती है। अब इसकी ब्रातम कक्षा क्या होती है? पूर्ण होती है, जिसके कारण इसकी आयन एंथैल्पी का मान बहुत उच्च होता है। ठीक है। परमाणु त्रिज्या, जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इसका कारण यह है कि परमाणु संख्या में वृद्धि होने से परमाणु में नए इलेक्ट्रॉन प्रवेश होते हैं, जिसके कारण इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। देखिए, परमाणु जैसे मान लीजिए हीलियम का हम आकार बना रहे हैं, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो कक्षा होगा एक ही होगा। वैसे ही अगर आयरन की बना रहे हैं तो आयरन का 8 है, तो यहाँ पे इसकी जो कक्षा बनेगी वो 3 बनेगी। पहला में 2 गो, उसके बाद 8 गो इलेक्ट्रॉन रखेंगे और फिर कितना 8 गो रखेंगे। तो जब कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो इसके जो परमाणु त्रिज्या भी है ना, वो भी एक साथ बढ़ेगी। तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु संख्या बढ़ता है। परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ इनके कक्षकों की संख्या भी बढ़ती है। ठीक है। देखिए, इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कितनी होती है। तो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विनाश होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो नहीं होती है। इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी का जो मान होता है ना, वो धनात्मक होता है। इसका मतलब है कि जो इसके पास अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी अगर हम नियॉन का बनाते हैं तो 2 और 8 क्या हो गया? 10 हो गया। तो ये 10 है, तो इसका जो अष्टक है ना, अष्टक वो क्या हो गया? अस्थायी हो गया। तो जब अष्टक अस्थायी है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा तो इसका जो मान होता है ना, हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। उसके बाद इसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक परमाणुक गैस होते हैं। इसके मतलब होता है, जैसे हम अधातु की बात करें तो यहाँ पे अगर अधातु है, ठीक है, क्या है? अधातु। तो अधातु को आप N2 लिखते होंगे, Cl2 लिखते होंगे, उसके बाद H2 लिखते होंगे। तो अधातु जो होती है ना, वो द्विपरमाणुक होती है। ठीक है, वो कैसी होती है? द्विपरमाणुक होती है। वहीं अगर धातु की बात करें तो धातु को आप सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ऐसे लिखते हैं। तो जो धातु होती है ना, एकल परमाणुक होती है। ठीक है, उनके पास एकल परमाणु, जबकि धातु क्या होती है? द्विप। वहीं अगर उत्कृष्ट गैस की बात करें तो उत्कृष्ट गैस के पास उनके पास जो परमाणु होते हैं ना, वो भी एकल परमाणुक होती है। यानी कहने का अर्थ है कि ये कभी भी हीलियम, नियोन, आर्गन ऐसे नहीं आता है। Ar2 यानी ये द्विपरमाणुकता के साथ नहीं आते। जब भी आएंगे तो अकेले में आएंगे। क्रिप्टॉन ऐसे लिखते हैं, Ki2 कभी नहीं लिखेंगे। तो इसी को ये एकल परमाणुक गैस होते हैं। और सभी गैस ही हैं, रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं। ना इनके पास रंग होता है, ना स्वाद होता है और ना गंध होता है। जल में कम घुलनशील होते हैं, यानी ये हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन और रेडॉन को यदि जल में घुलाया जाए तो वो जल में बहुत कम घुलते हैं। इनके द्रवनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।